तो कल अपन अटेन्युएशन की बात कर रहे थे, आज अटेन्युएशन की कैलकुलेशन करेंगे। अटेन्युएशन बेसिकली क्या है, लॉस है। तो पहले अपन डाइलेक्ट्रिक की वजह से लॉस की बात करेंगे और फिर जो कंडक्टिंग वॉल्स हैं उनकी वजह से लॉस की बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक लॉस इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो ध्यान दोगे कि भैया जो डाइलेक्ट्रिक जो लॉस है, डाइलेक्ट्रिक लॉस इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड can be determined using complex form of permittivity। क्योंकि अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है आपका के एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर जो होता है वो अलग अलग होगा, और उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही डिसाइड करेगी कि उसमें से कौन लॉस करवाएगा, कितना लॉस करवाएगा, कैसे लॉस करवाएगा। ठीक है, तो अपने को पता है कि गामा जी स्क्वायर कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के सी स्क्वायर, इतना ही होता है। अरे साउंड वगैरह ठीक है ना, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ परमिटिविटी, ये अपन एमएससी प्रीवियस में भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। तो यहाँ पे आप ओमेगा एप्सिलॉन का ऑप्शन स्टार लगा दो। स्टार इसलिए लगा रहा हूँ कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो रियल टर्म को भी इंक्लूड कर रहा है और इमेजिनरी को भी कर रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो एप्सिलॉन स्टार होता है वो होता है एप्सिलॉन 1 माइनस आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, आई थिंक। ठीक है, डायमेंशन चेक कर लेंगे। तो इसको इक्वेशन देते हैं ना सेकंड। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन वी कैन गेट टू सेपरेट वैल्यूज फॉर गामा जी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट लगा दिया है। तो अगर यहाँ स्क्वायर लगाते तो फिर अंडर रूट नहीं आएगा। अब गामा जी क्या आपका प्रोपगेशन फैक्टर है, तो एक इसका रियल पैरामीटर कांस्टेंट आ जाएगा, एक फेज फैक्टर आ जाएगा। तो फेज इसको ऑसिलेशन करवाएगा और जो अल्फा जी आएगा वो क्या करवाएगा, अटेन्युएशन। सो यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can obtain gamma g as form of complex number using simple mathematics like binomial expansion। सो लेट गामा जी अपन जो निकाले उसके दो पार्ट आ गए, एक अल्फा जी और एक आयोटा बीटा जी, यानी कि ये रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो आपको पता है इमेजिनरी पार्ट क्या करवाएगा, ऑसिलेशन करवाएगा, और जो रियल पार्ट है वो अटेन्युएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। सो बेसिकली अल्फा जी is responsible for the attenuation, यानी कि पावर लॉस, अटेन्युएशन यानी कि पावर या फिर आप एनर्जी लॉस, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे वो लिख सकते हो, इन वेवगाइड, while beta g is phase factor responsible for oscillation या oscillatory
वेव मोशन। ठीक है, तो अब अपना काम क्या है, अपना काम बीटा जी भी निकल जाएगा हालांकि इससे, लेकिन अपना मेन जो फोकस रहेगा वो अल्फा जी को निकालना रहेगा कि जो अटेन्यूएशन है वह कौन करवा रहा है। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो और ये नोट कर लो। नमस्ते रोहित, आवाज़ क्लियर आ रही है ना एकदम? आप लोग जब ज्वाइन कर लो एटलीस्ट एक बार बता दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई वॉइस या वीडियो वगैरह की तो कोई परेशानी नहीं है, वरना हो सकता है कि मैं पढ़ाता रहूं और कोई मतलब ही ना निकले, है ना। हो गया यहाँ तक नोट? यार ऐसे थोड़ी होता है यार, आप लोग टाइम पे ज्वाइन करो, अब वापस से समझ लेना, वापस से देख लेना वीडियो बाद में। बाकी यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, अभी दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, एक बार नोट कर लो, नोट कर लो उसके बाद बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। देखो फिर से बता देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक भाई वेव गाइड, उसके अंदर कुछ ना कुछ एयर भी होगी, तो एयर भी डाइलेक्ट्रिक है, तो उस एयर में जब वेव प्रोपगेट करेगी तो कितनी एनर्जी लॉस होगी उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो बोले ये निकालने के लिए अपने को परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन जो आर है, ठीक है, बेसिकली एप्सिलॉन आर होती है, एप्सिलॉन लिख सकते हो, इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेनी पड़ेगी। और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ऑलरेडी, ये एमएससी के जो सेमेस्टर होंगे आपके वहाँ पे आप पढ़ चुके हो, अब नहीं पढ़े हो, याद नहीं है तो भैया इसको याद करो। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों है इसके अंदर। एक मिनट यहाँ पे आयोटा लगा लेना भाई, ये मैं भूल गया, जब आप के सी स्क्वायर को प्लस में लेते हो तब आयोटा नहीं आता, लेकिन जब इसको यहाँ पे अगर इसको प्लस ले रहे हो तो इसको आयोटा लगाना है, ठीक है, आयोटा लगा लेना यहाँ। अब अपन इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे और गामा जी को इस तरीके से दो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लेंगे, यानी कि एक रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। तो जो रियल पार्ट होगा वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, अटेन्युएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, पावर और एनर्जी लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, और जो बीटा जी है वो उसको ऑसिलेटरी मोशन देगा, यानी कि वेव आगे ट्रेवल कर पाएगी। क्लियर है?
तो देखो अब सोल्व करते हैं, ये दो ही इक्वेशन यूज होंगे। और के सी स्क्वायर आपको पता है, के सी स्क्वायर कितना लिख सकता हूँ मैं, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो गामा जी को अगर आप आयोटा की टर्म्स में लिखते हो तो कुछ इस ऐसे लिखा जाएगा ये। लेकिन अगर आप आयोटा यहाँ नहीं लगाना चाहते हो तो फिर इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि आयोटा अंदर जाएगा तो आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दो, के सी स्क्वायर कितना होता है, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा सी स्क्वायर, सी क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एप्सिलॉन स्टार अभी अपन ने पढ़ा है कितना होता था, एप्सिलॉन 1 माइनस आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। तो ये उठा के यहाँ रखना है अपने को। तो जो गामा जी है वो ध्यान देना कितना आ जाएगा आपका, के सी स्क्वायर है मतलब म्यू एप्सिलॉन ओमेगा सी स्क्वायर माइनस म्यू एज इट इज है, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज है, एप्सिलॉन स्टार की जगह एप्सिलॉन 1 माइनस आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है, यहां से मैं क्या करूं, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं। ठीक है, तो इस टर्म की जगह कितना बचेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये टर्म कॉमन आ गई है तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखो, इसको मैं बाहर ले आऊँ तो गामा जी हो जाएगा आपका अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, यहाँ ये माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ मैं, तो नेक्स्ट टर्म देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, गामा जी इज टू अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है, और इसमें से इसी को कॉमन ले लेते हैं, एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर -1। ठीक है, इसको कॉमन ले लो तो यहाँ क्या इतना बचेगा, 1 माइनस आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, और ये क्वांटिटी ब्रैकेट में यहाँ पे, तो इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस आयोटा सिग्मा एप्सिलॉन ओमेगा और एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड और पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट है ना, ये मैंने क्या किया है, ये इस टर्म को एक मान ले, इस टर्म को दूसरी टर्म मान ले, तो ये टर्म कॉमन ले ली, तो ये कॉमन लेते ही पहली जगह 1 आ गया, फिर प्लस यहाँ पे ये प्लस है ना, तो प्लस और आयोटा सिग्मा अपॉन एज इट इज टर्म आ गई। अब ये टर्म भी मैं बाहर ले आऊं तो यह जाएगा गामा जी इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा और एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर -1 की पावर 1/2, और इनटू के अंदर है 1 प्लस, ठीक है, आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर -1। क्लियर है, और पावर में है 1/2। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बता देना, मैं इक्वेशन दे देता हूँ सभी को अलग अलग, ताकि आपको जहां भी दिक्कत आए वहीं बता देना। एक दो मैंने दे दी थी, इसको मैं इक्वेशन थर्ड दे देता हूँ, इसको फोर्थ दे देता हूँ, इसको फिफ्थ दे देता हूँ, तो जिस इक्वेशन में दिक्कत आए उसी में बता दूंगा। 7 हो गई, तो नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी गामा जी इक्वल्स टू, चलो पहले बता देते हैं क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता है कि मान लो अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो ये देता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर मैं हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट कर दूं तो मैं सिर्फ 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूं। तो इस केस में
लगाऊं मैं तो 1/2 यहाँ आगे आ जाएगा, यही बात है। तो आपका जो गामा जी है ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा अंडर रूट एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ओमेगा और एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर माइनस 1। अब पावर हाफ मत लगाना, ठीक है। अब देखो ये क्वांटिटी इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ तो आयोटा है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब तो बीटा आएगा, और इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एल्फा आ जाएगा। मतलब बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम ही क्वांटिटी आती है, तो ये क्वांटिटी क्या है आपका, एल्फा है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगा, बीटा, क्या आएगा, बीटा। तो एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर माइनस 1 है, ये ध्यान रखना। अरे समझ में आया नहीं आया। तो चलें फिर आगे, हो गया नोट।
ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। अब आपको पता है जब भी अपन वेव प्रोपगेट कराएंगे तो अपन इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे एफ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एफ सी से। अगर छोटा होगा तो प्रोपगेशन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब एफ अगर बड़ा है एफ सी से, इसका मतलब ये क्वांटिटी से छोटी है, ये -1, इसका मतलब यहाँ से भी एक आयोटा आएगा। तो लिटरली देखने में ये टर्म रियल लग रही है, लेकिन ये इमेजिनरी है और ये रियल है। क्यों? क्योंकि इसका आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होके रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अपने को क्या करना है, अंदर चाहते हैं कि अंदर क्वांटिटी के अंदर कहीं आयोटा छिपा हुआ नहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए जो भी है जो। तो अगर मैं यहाँ से पहले चलो एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, है ना। तो गामा जी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा अंडर रूट एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर -1 प्लस आयोटा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा अंडर रूट एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर -1, और इसके मल्टीप्लाइड में है ये आयोटा तो मैंने लिख दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ओमेगा और इंटू 1 बाई एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर -1। क्लियर है? तो ध्यान दो भाई। अब देखो मैं इसमें से -1 कॉमन लूं तो गामा जी इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूं -1 कॉमन ले लूं 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर लिख सकता हूं ना, माइनस से मल्टीप्लाई करके तो यही आ जाएगा, और पावर है 1/2 प्लस आयोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ओमेगा। इस टर्म को आगे लिख लेता हूँ अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन और ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर दो, और इसके अंदर भी सेम अपन कर सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर और होल पावर 1/2। ठीक है, लेकिन इसमें देखो ऊपर 1/2 और नीचे 1 है, तो इसका मतलब इसकी पावर में -1/2 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। अरे ऊपर 1/2 पावर है, नीचे फुल पावर है, तो -1 कर सकता हूँ। तो भैया ये देखो यहाँ से गामा जी इज इक्वल्स टू -1 को मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, और अंडर रूट लोग आयोटा स्क्वायर का तो बाहर आ जाएगा आयोटा, तो आयोटा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा और अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। तो बेसिकली ये बीटा आ गया, और यहाँ देखो -1 को आयोटा स्क्वायर को बाहर लिखोगे तो आयोटा स्क्वायर को अगर आप बाहर लाओगे तो आयोटा स्क्वायर की पावर है -1/2, तो मतलब आयोटा की पावर -1 मतलब 1 अपॉन आयोटा, तो 1 अपॉन आयोटा से आयोटा कैंसिल होके 1 बना लेंगे ये, तो आ जाएगा 1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा इंटू 1 बाई, क्योंकि -1/2 पावर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। तो अब ये जो वैल्यू है ये बीटा हो गया है, और ये जो वैल्यू है ये अल्फा जी हो गया है, और अपने को यही निकालना था सेपरेट करके। तो अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो अल्फा जी को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन 2, एप्सिलॉन नीचे पावर 1 है ऊपर हाफ है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको म्यू अपॉन एप्सिलॉन और इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। ये वैल्यू नीटा होती है, आपको अच्छे से पता है, तो कितना हो गया सिग्मा बाई 2 नीटा इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। आपको याद हो तो कल अपन ने इम्पिडेंस के कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा था वहां पे, लेकिन आज अपन ने ये डिराइव कर दिया कि हाँ भैया ये आता है। ठीक है, कल वेव इम्पिडेंस की कॉन्सेप्ट से अपन ने डायरेक्ट लिखा था, लेकिन आज अपन ने ये डिराइव कर दिया। देख लो सिग्मा बाई 2 नीटा इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। तो अब ये आपके पास आ गया है, तो मतलब आप कल निकाला ही था आपने, क्या फॉर्मूला था पी अल्फा, अल्फा कितना आया था, अल्फा जी कितना आया था पी लॉस अपॉन 2 पी टाइम्स ऑफ ट्रांसमिटेड, यही आया था। तो मतलब पी लॉस कितना आ जाएगा अब यहाँ से, क्योंकि आप अल्फा निकाल चुके हो, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा जी और पी ट्रांसमिटेड। तो जो यहाँ से अल्फा आता है उसको यहाँ रख देते हैं, और इजीली क्या कैलकुलेट हो जाता है, पावर लॉस कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, ये कल अपन ऑलरेडी कर चुके थे। तो इस तरीके से मतलब इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, पावर लॉस निकाल सकते हैं, किसके अंदर, वेवगाइड के अंदर।
अब बेसिकली जो पी लॉस है पावर लॉस पर यूनिट लेंथ है, ये ध्यान रखना क्या है, पावर लॉस पर यूनिट लेंथ है ये, तो ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। और इसके बाद अपन सरफेस रेजिस्टेंस की कॉन्सेप्ट बताएंगे और फिर कंडक्टिंग वॉल पे कितना पावर लॉस होता है, उनकी वजह से कितना क्या एनर्जी का लॉस होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज ये नोट कर लो। तो इस पावर लॉस को चाहो तो स्पेशली मेंशन कर देना कि पावर लॉस पर यूनिट लेंथ है, या फिर आप इसको सिर्फ पी एल लिख दो, और यहाँ पे लिख दो कि ये जो एल है लेंथ को बता रहा है, मतलब पावर लॉस पर यूनिट लेंथ बता रहा है, क्योंकि पावर लॉस और पावर लॉस पर यूनिट लेंथ दो अलग अलग चीजें हो गई ना। यूनिट लेंथ में कितना लॉस हो रहा, हो गया पावर लॉस, पावर लॉस पर यूनिट लेंथ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ पावर लॉस का, इसका मतलब टोटल टोटल कितना लॉस हो रहा है उसको बताता है वो। ठीक है, और रोहित मैंने आपका सिलेबस देख लिया है। ठीक है, आपके सिलेबस जो है कंप्लीट करवा देंगे, टेंशन मत लेना आप, है ना। तो बेसिकली जो पावर लॉस का जो टॉपिक है वो तो आपके है ही नहीं, मतलब सिलेबस में तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन भाई माइक्रोवेव सिलेबस में है तो होना चाहिए था, लेकिन मेंशन नहीं किया गया है, शायद अपडेटेड सिलेबस की वजह से कम कर दिया होगा यूनिवर्सिटी वालों ने। तो पावर लॉस का टॉपिक आपके नहीं है रोहित, तो एग्जाम के लिए आप स्किप भी कर सकते हैं उसको।
हो गया नोट? ठीक है, तो सरफेस रेजिस्टेंस और बता देते हैं, और कंडक्टिंग लॉस देखते हैं। रोहित के सिलेबस में तो है नहीं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस अभी तक अपडेटेड आया नहीं है, तो देखते हैं, वरना कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे कुछ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे तो माइक्रोवेव बहुत बड़ा है, सारे अगर कंटिन्यू अपन पढ़ते रहेंगे तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो पहले जो सिलेबस के टॉपिक है पहले वो कर लेंगे, एंड देन जो बचे हुए टॉपिक है वो उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। तो सरफेस रेजिस्टेंस तो बता देता हूँ मैं, काम आ जाएगा ये तो, ठीक है। सरफेस रेजिस्टेंस किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो सरफेस रेजिस्टेंस के लिए नीचे सबस्क्रिप्ट में ऐसे लगाते थे, और ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, या फिर जिसको आप क्या कहते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या कहते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय थिकनेस, ठीक है। तो अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो होता है, तो नॉर्मल जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो यहां से अगर मैं रो की डायमेंशन देखना चाहूं तो क्या आ जाएगी, आर इंटू एरिया अपॉन लेंथ, तो यानी कि ओम और इंटू मीटर, और ये थिकनेस है, तो आर एस सरफेस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेसिकली, सरफेस रेजिस्टेंस, सरफेस रेजिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन ऐसे डिवाइड करूंगा तो ओम बच जाएगा ये तो ना, क्योंकि बचना चाहिए था स्क्वायर पर मीटर। रो आ रहा है आपका ओम इंटू मीटर, हाँ ठीक है, एक बार ये नोट कर लो, ठीक है। तो ये तो आपका नॉर्मल रेजिस्टेंस है, सरफेस रेजिस्टेंस है, सरफेस रेजिस्टेंस होता है बेसिकली रो अपॉन थिकनेस, ठीक है। तो कल अपन स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट जो सिलेबस में है, स्टैंडिंग रेशियो बाद में आएगा, स्कैटरिंग कोएफिशिएंट बाद में देखते हैं, कपलर वगैरह स्टार्ट करते हैं कब, कल, या तो कपलर स्टार्ट करते हैं फिर फेराइट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वैसे तो कैविटी रेजोनेटर भी सिलेबस में देखते हैं, तो अब सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, अभी अपन आगे जितना भी पढ़ेंगे, और जो बचे हुए टॉपिक हैं वो लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी अगर किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बाकी कल होगी क्लास।